कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का फर्स्ट यूनिट। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है आपका डिसऑर्डर ऑफ द ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसमें है आपका डिसऑर्डर ऑफ द ईयर। डिसऑर्डर ऑफ द ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस एंड मस्टोडाइटिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का हम लोग क्या क्या देखेंगे आज? इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं। ओटाइटिस मीडिया में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स, ओटाइटिस मीडिया के स्टेज की क्या क्या स्टेज है ओटाइटिस मीडिया में, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे ओटाइटिस मीडिया का, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देखेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी ओके, ओटाइटिस मीडिया, ये नाम से ही हमारा समझ में आता है ओटाइटिस मीडिया कि क्या होता है। ऑट मतलब होता है आपका ईयर, एंड आइटिस मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन, एंड मीडिया मतलब होता है आपका मिडिल ईयर। तो ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व द मोस्टॉइड प्रोसेस इन्फेक्शन एंड एयर सेल इन्फ्लामेशन। मोस्टॉइड प्रोसेस क्या होता है? मोस्टॉइड प्रोसेस ये हमारा टेम्पोरल बोन है। ओके, टेम्पोरल बोन के पीछे एक उभार की तरह पाया जाता है, उसे हम लोग मोस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और जो एयर सेल्स इन्फ्लामेशन क्या होते हैं? एयर सेल जो होता है वो जो टोटल हमारा जो ईयर बोन होता है, एयर बोन को हम लोग एयर सेल्स बोलते हैं। वहां पे भी अगर किसी वजह से किसी रीजन से अगर इन्फ्लाम्ड हो गया है तो वहां पे एयर सेल इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर along with and without mostoid process infection and air cell inflammation that is called otitis media. दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है मिडिल एयर में, वो या तो मोस्टॉइड प्रोसेस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या तो उसकी वजह से नहीं भी हो सकता। दोनों कॉसेस में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है मिडिल एयर में तो वो क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया। इसका मोस्ट कॉमन कॉसेस क्या होता है ओटाइटिस मीडिया का? आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका मोस्ट कॉमन कॉसेस है आपका ये मोस्ट कॉमन कॉसेज जो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, ये मोस्ट कॉमन आपका इसका कॉसेज होगा। एंड नेक्स्ट वन, अब इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ द ओटाइटिस मीडिया। टाइप्स में इसके क्या क्या हैं? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड सीरस ओटाइटिस मीडिया। ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड सीरस ओटाइटिस मीडिया, ये इसके टाइप्स है। एक्यूट क्या होता है हमारा? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जो होता है ये आपका होता है, एक्यूट जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और क्रोनिक जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक्यूट जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 3 वीक से अगर होता है, अगर इसमें लेस देन 3 वीक में अगर ये चीज बार बार हो रही है तो वो एक्यूट कंडीशन में होगा। बट अगर ये मोर देन 3 वीक से चला जाता है, ओके, ये है आपका लेस देन 3 वीक से हो रहा है तो ये एक्यूट की कंडीशन में होगा, और ये अगर मोर देन 3 वीक से हो रहा है तो ये क्रोनिक के कंडीशन में जाएगा। ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है? ये एक रिवर्सिबल होता है, तो जिससे कि क्या होता है, मेन इसका जो कॉसेस होता है
वो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि अगर क्रोनिक के कंडीशन में ये ओटाइटिस मीडिया जाता है तो ये स्लोली 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 कंटिन्यू ये प्रोग्रेस करते जाता है और कई बार ईयर को परमानेंट डैमेज कर देता है, जिसका जो रीजन होता है वो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू ही फिर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज कैसे करता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले परमानेंट हम लोग ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें ये आपका होता है एक्सटर्नल ईयर, दैट इज अ मिडिल ईयर, एंड दिस इज अ इनर ईयर। ओके, external ear, middle ear and this is a inner ear। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, दैट इज अ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो होता है ये इसमें ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ऑसिकल्स में क्या होता है, आपका मैलिस होता है, इनकस होता है और स्टेपस होता है। ओके, देन मैलिस जो होता है वो आपका हैमर के शेप का होता है। हैमर का शेप दैट मीन्स हथौड़े के शेप का होता है जो आपका मैलिस होता है। इनकस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका इनकस जो होता है वो एनविल के शेप का होता है, जो लोहे को कूटने में काम आता है वो उस शेप का होता है इनकस। और स्टेपस जो होता है वो आपका कौन से शेप का होता है, स्टेपस जो होता है वो आपका स्ट्रम के शेप का होता है, दैट मीन्स वो घोड़े के नाल के शेप का होता है। ओके, एंड देन मैलिस, इनकस और स्टेपस, इसके जस्ट नीचे से एक ट्यूब जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ओके, यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, ये नेजोफेरिंग्स में जाके खुलता है। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, हमारे नाक के पीछे पाया जाता है, जो नेजोफेरिंग्स होता है। और ये जो क्या होता है, ये जाके नाक के पीछे जाता है और ये यूस्टेशियन ट्यूब पे खुलता है। ओके, अब जब क्या होता है, किसी पेशेंट को, मान लो किसी पेशेंट को डिसीज कॉज किया है, ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं जिसे हम लोग, वहां पे डिसीज कॉज किया है, जैसे कि उनको टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, लैरेंजाइटिस है, साइनसाइटिस है, अगर उसको कोई डिसीज कॉज किया है तो वो डिसीज जो है वो नेसोफेरिंग्स से यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में भी वो जो बैक्टीरिया है वो आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, जिससे कि मिडिल ईयर भी डैमेज होता है। ओके, तो ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में भी हो सकता है अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो ये हमारा होता है एक्यूट कॉजेस। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं सीरस। सीरस, टाइप्स ऑफ सीरस। सीरस में क्या होता है, सीरस जो होता है ये क्या होता है, आपका नॉन इन्फेक्शियस होता है। एक्यूट और क्रोनिक जो होता है वो आपका क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, मतलब वो किसी बैक्टीरिया की वजह से ही वहां पे कॉज करेगा। लेकिन जो सीरस जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, इसमें कोई बैक्टीरिया या कोई किसी इन्फेक्शन की वजह से सीरस कॉज नहीं करेगा। इसमें हम लोग ये देखते हैं जो हमारा जो सीरस होता है वो क्या होता है, ये कब कॉज करता है, जब आपका यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है इसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यूस्टेकियन ट्यूब में जब किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एयर ड्रम, और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। जब यूस्टेकियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकोप्रूलियन फ्लूइड होता है वो ऑक्यूमुलेट होने लगता है। ओके, तो म्यूकोप्रूलियन फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है तो वहां पे परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। परफोरेशन दैट मीन्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यही जो कंडीशन होता है ये हमारा कहलाता है सीरस ओटाइटिस मीडिया। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि एक्यूट और क्रोनिक जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बट जो सीरस जो होता है वो क्या होता है, नॉन बैक्टीरियल, नॉन इन्फेक्शियस, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो सकता। वो इफ दैट एनी अदर रीजन, एंड मतलब किसी भी रीजन से, जैसे पेशेंट को आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गया, किसी के भी वजह से अगर यूस्टेकियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। स्टेजेस में हमारा जो फर्स्ट होता है आपका कैटरनल स्टेज होता है। कैटरनल स्टेज, ओके, कैटरनल स्टेज में क्या होता है आपका, कंजक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। ये आपका कैटरल स्टेज में होता है, ठीक है। देन आता है एक्सुड्यूशन। एक्सुड्यूशन स्टेज में आपका क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता है। फ्लूइड कलेक्शन। देन आता है आपका, दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकेंड, थर्ड वन इज अ सप्रेशन।
इसमें आपका क्या हो जाएगा, पस और परफोरेशन होगा। ओके, देन लास्ट वन इज होता है आपका रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन होता है। लास्ट वन जो होता है वो आपका रिकवरी एंड कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो स्टेजेस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपका जो फर्स्ट वन स्टेज है वो आपका कैटरल स्टेज होता है। ओके, कैटरल स्टेज में क्या होता है, आपका कंजक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जो होगा वो एक्यूट के कॉजेस की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो क्रोनिक कंडीशन की कॉजेस की वजह से हो सकता है, एंड कंजक्शन जो होगा वो आपका किसमें, सीरियस के कंडीशंस में हो सकता है। ये आपका कैटरल स्टेज में आएगा। एंड देन एक्सुडेशन, एक्सुडेशन स्टेज में आपका फ्लूइड कलेक्शन होता है। फ्लूइड कलेक्शन ये देखो, कंजक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इन्फेक्शन हो, मतलब एक्यूट के कॉसेस हो, क्रोनिक के कॉसेस हो, चाहे सीरियस के कॉसेस हो, वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन, ये तीनों चीजें होने के वहां पे पूरे चांसेस होते हैं। तो वो तीनों चीजों की वजह से यहाँ पे क्या फ्लूइड कलेक्शन होता है, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो, चाहे इन्फेक्शन हो, तीनों की वजह से वहां पे फ्लूइड कलेक्शन होते ही होते हैं, इसलिए हम लोग एक्सुडेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है आपका पस और परफोरेशन। देखिए, अगर अगर इन्फेक्शियस डिसीज है, किसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज कर रहा है एक्यूट और क्रोनिक, तो पस फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं कर रहा है तो वहां पे पस फॉर्मेशन नहीं होगा। बट पस फॉर्मेशन हो चाहे पस फॉर्मेशन नहीं हो, वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन होना कंपलसरी रहता है, वहां पे फ्लूइड कलेक्शन होता है। अगर एनी एबनॉर्मलिटीज आती है, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज होती है, तो वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन कहाँ पे होगा, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा। फ्लूइड का कलेक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, परफोरेशन होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो पस फॉर्मेशन हो या ना हो, फ्लूइड कलेक्शन होता ही है। अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आती है तो जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और परफोरेशन होगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा। ओके, नेक्स्ट होता है आपका रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जब पेशेंट अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा तो वो रिकवरी के कंडीशन में जाता है। इफ दैट अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता तो वो रिकवरी के कंडीशन में नहीं जाता। तो रिकवरी के कंडीशन में नहीं जाता तो क्या होता है, उसको कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, मस्टोडाइटिस होता है और एयर सेल इंफ्लामेशन होता है। मतलब वही है आपका इंफ्लामेशन ऑफ द मोस्टॉइड प्रोसेस, मोस्टॉइड प्रोसेस में इंफ्लामेशन होगा, एंड सेकेंड वन इज द एयर सेल्स में इंफ्लामेशन होगा। ओके, तो ये होता है आपका स्टेजेस। स्टेजेस में एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कैटरल स्टेज होता है, एक्सुडेशन स्टेज है, सप्रेशन स्टेज है और रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन स्टेज है। एकदम इजी है। एक्सटर्नल स्टेज में आपका क्या होता है, कंजक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जो होगा वो आपके एक्यूट के कंडीशन में होगा, ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा आपके क्रोनिक के कंडीशन में होगा, और कंजक्शन जो होगा आपके सीरियस के कंडीशन में होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्सुडेशन। एक्सुडेशन जो होता है उसमें आपका फ्लूइड कलेक्शन होता है। फ्लूइड कलेक्शन आपका इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, किसी की वजह से भी वहां पे फ्लूइड कलेक्शन होगा। थर्ड वन इज अ सप्रेशन। सप्रेशन में पस फॉर्मेशन और परफोरेशन होता है। पस फॉर्मेशन इन्फेक्शियस है तभी पस फॉर्मेशन होगा, बट नॉन इन्फेक्शियस है तो पस फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब सीरियस की कंडीशन में पस फॉर्मेशन नहीं होगा, बट परफोरेशन वहां पे होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। देन आता है फोर्थ वन आपका रिकवरी और कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो वो रिकवरी के प्रोसेस में जाएगा, बट अगर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो वो किस में जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन के स्टेजेस में जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, मस्टोडाइटिस होता है और एयर सेल इंफ्लामेशन होता है। ओके, मतलब एयर के सेल्स में इंफ्लामेशन हो जाएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सीरस का जो मैं आपको वो टाइप्स बताई थी, सीरस का, सीरस में आपको मैं जो टाइप्स बताई थी कि यूस्टेकियन ट्यूब से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रेशर पड़ता है। तो सीरस का जो टाइप्स है, सीरस जो टाइप्स है, इसमें क्या होता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें रिवर्बरेशन साउंड सुनाई देता है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवर्बरेशन जो साउंड है वो कौन से टाइप में सुनाई देता है, ओटाइटिस मीडिया का कौन से टाइप में रिवर्बरेशन साउंड होता है। रिवर्बरेशन साउंड दैट मीन्स क्या होता है, अपनी ही आवाज बार बार सुनाई देती है, ये आपके सीरस के टाइप में आता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट वन है आपका इटियोलॉजी। ओके, इटियोलॉजी में हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा इटियोलॉजी का, प्राइमरी में आएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड देन
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो मैंने आपको दो बताया है, स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आपका प्राइमरी कॉजेस होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो ईयर में एंटर करता है और ईयर को डैमेज करता है। सेकंड जो होता है कॉजेस आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो मैं आपको बताया था मैंने, यूस्टेकियन ट्यूब, मतलब जो हमारा नेजोफेरिंग्स में खुलता है यूस्टेकियन ट्यूब। तो अगर किसी पेशेंट को अगर कोई साइनसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, लैरेंजाइटिस है, कोई भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज अगर उसे कॉज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो नेजोफेरिंग्स में यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में उसके जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी एयर डैमेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कब होगा हमारा कॉसेस में? जब आपका किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमारा होता है तो वो आपका क्या करता है, ईयर ड्रम में भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। दैट मीन्स आपका एक्सटर्नल ईयर में भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है एंड आपका मिडिल ईयर में भी यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ओके, देन आता है आपका क्लेफ्ट पैलेट। ये आपका नेक्स्ट कॉज है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में आपका क्या होता है, ये क्या होता है, ये न्यूबॉर्न कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा पैलेट होता है, मतलब जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जो होता है, ये क्या होता है, पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाता, पूरी तरह से नहीं बन पाता। तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, जो भी वहां पे कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी इन्फेक्शन है वो ईयर में इजिली चला जाता है, ईयर में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, जिससे ईयर डैमेज के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉमा एंड हेड इंजरी। ट्रॉमा एंड हेड इंजरी, इसमें क्या होता है आपका, अगर इनके सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया है, आरटीए हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, तो उससे भी क्या होता है, अगर ईयर का कोई भी पार्ट अगर उस चीज में डैमेज हुआ है, लाइक एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया, चाहे इनर ईयर हो गया, इनर ईयर का कोई भी पार्ट यहाँ पे डैमेज हुआ है, आरटीए, हेड इंजरी, ट्रॉमा किसी की वजह से, तो भी ईयर के डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इंटरनल ईयर के। नेक्स्ट होता है आपका बैरोट्रॉमा। बैरोट्रॉमा, बैरो दैट मीन्स होता है आपका प्रेशर। इसमें क्या होता है, जब हम किसी हिली एरिया में जाते हैं, किसी ऊंचाई पे जाते हैं, हम लोग फ्लाइट पे जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, तो क्या होता है यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फटने के चांसेस हो जाते हैं, परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिली एरिया, ऊंचाई में जाने में नोज में ब्लीडिंग होती है, वैसा ही क्या होता है, इसमें हिली एरिया में जाने के बाद में कान में भी ब्लीडिंग होने लगती है। ये होता है हमारा बैरोट्रॉमा। ओके, नेक्स्ट वन होता है आपका परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन कैसे होता है, जब कभी क्या होता है, हम कभी कान को साफ करने के लिए किसी पेंसिल का यूज कर लेते हैं, या हम किसी चीज का हम लोग यूज कर लेते हैं कान को साफ करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये परफोरेट होने के उसके चांसेस हो जाते हैं, मतलब ब्रेकडाउन होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ओके, तो कॉसेस में हमारे क्या क्या हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से हो सकता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। सेकंड जो होता है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर ईयर में एंटर करता है तो भी हमारा ईयर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज आपका ऑब्स्ट्रक्शन, किसी डिजीज या किसी कंडीशन की वजह से आपका किसी भी एरिया में एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो भी ईयर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओटाइटिस मीडिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन आता है आपका क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जो न्यूबॉर्न में होता है, और इसमें क्या होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं हमारे पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन डायरेक्टली जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी ईयर डैमेज हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। देन आता है ट्रॉमा और हेड इंजरी। इफ दैट कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा है, हेड इंजरी हो चुका है, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस हो जाते हैं। बैरो ट्रॉमा दैट मीन्स क्या है, आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, आप हाई
हाई पोजीशन पे जाते हैं तो उस पे क्या होता है, आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये परफोरेट होने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ब्रेकडाउन या फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है हीली एरिया में जाने के बाद। देन आता है आपका परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है आपका, जब आपको आंख को साफ करने के लिए किसी पेंसिल का, किसी चीज का आप यूज करते हैं, जिसकी वजह से उससे भी हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है ये फटने के इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके, जिससे भी ओटाइटिस मीडिया होने का चांसेस हो जाता है, जाके मिडिल ईयर में वो डैमेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें होता है आपका ओटैल्जिया प्लस हैवीनेस। ओटैल्जिया और हैवीनेस मतलब क्या होता है, आपको एक्यूट सीवियर पेन होगा ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में, और हैवीनेस दैट मीन्स आपको थोड़ा सा भारी भारी टाइप का महसूस होगा, ये आपका होता है ओटैल्जिया और हैवीनेस। ये ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में होता है, ये आपका ऑटोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में भी पाया जाता है, मोस्टोटाइटिस के कंडीशन में भी ये पाया जाता है। सेकेंड वन होता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, हियरिंग लॉस जो होता है वो हमारा टू टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट वन होता है हमारा कंडक्टिव हियरिंग, सेकंड वन होता है सेंसरी न्यूरल। एंड मिक्स्ड को भी हम कंसिडर करते हैं, बट मेन जो होता है वो टू टाइप का होता है। थ्री टाइप में अगर इसमें देखें तो कंडक्टिव हियरिंग होता है आपका, सेंसरी न्यूरल होता है, एंड देन मिक्स्ड होता है। ओके, तो आपका देखें सेंसरी न्यूरल क्या होता है। सेंसरी न्यूरल जो है वो हमारा क्या करता है, एट्थ क्रेनियल लव है, एट्थ क्रेनियल लव जिसे हम लोग वेस्टिबुलर कॉक्लियर भी बोलते हैं। ओके, वेस्टिबुलर कॉक्लियर बोलते हैं, एट्थ क्रेनियल लव है उसे, वो है सेंसरी न्यूरल। ये क्या करता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, हियरिंग का सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो और वेस्टिबुलर कॉक्लियर, ये हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लियर होता है। इस टोटल इनर ईयर में अगर कोई डैमेज हो जाती है, इनर ईयर में डैमेज होगा तो क्या होगा, ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा ही नहीं पाएगा, जिससे कि हियरिंग लॉस होता है। ओके, तो इस टोटल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ बोलते हैं। अब लेब्रिंथ बोलते हैं जिसका ये अपर एरिया जो होता है वो हमारा वेस्टिबुलर कहलाता है, लोअर एरिया जो होता है हमारा कॉक्लियर कहलाता है। वेस्टिबुलर जो होता है वो क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, और कॉक्लियर जो होता है वो क्या करता है, हियरिंग का काम करता है। मतलब ये टोटल ये हियरिंग बैलेंस का काम करता है। अब जब क्या होता है, ये टोटल हमारा हियरिंग बैलेंस का काम करता है, और इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें एबनॉर्मलिटीज होगी तो कॉक्लियर जो होगा वो क्या करेगा, ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। तो ये सेंसरी न्यूरल में आता है। बट इसमें क्या होता है आपका कंडक्टिव हियरिंग। कंडक्टिव हियरिंग में क्या होता है, जो आपके एक्सटर्नल रूट से जो साउंड अंदर आते हैं, एक्सटर्नल रूट से मिडिल ईयर तक जो साउंड अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल साउंड वेव जनरेट होता है। मतलब क्या, एक्सटर्नल रूट से जो साउंड आए हैं वो मिडिल ईयर डैमेज होने की वजह से कॉक्लियर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉल है वो वर्क नहीं कर पाता, साउंड को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, बिकॉज ऑफ दैट मिडिल ईयर आपका डैमेज है करके। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके, मतलब एक बार और बता रही हूँ, इसमें क्या होता है आपका, जो हमारा सेंसरी न्यूरल है इस एरिया को हम लोग लेब्रिंथ बोलते हैं। जो वेस्टिबुलर और कॉक्लियर है ये क्या करता है, हियरिंग बैलेंस का काम करता है। मतलब कॉक्लियर जो होता है वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, हियरिंग का सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, कॉक्लियर का काम है। बट अगर आपका मिडिल ईयर डैमेज है तो कंडक्टिव जो होता है वो कहाँ से होता है, आपका एक्सटर्नल रूट का साउंड होता है। जो एक्सटर्नल रूट से जो साउंड है वो अंदर जब आते हैं आउटर ईयर से मिडिल ईयर तक, तो मिडिल ईयर जो हमारा डैमेज है तो क्या होगा, उसकी वजह से जो साउंड है वो कॉक्लियर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा और कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन होता है आपका पस और फ्लूट फॉर्मेशन। पस है फ्लूट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया है किसी भी रीजन से, अगर वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो इन्फेक्शन है तो वो पस फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इन्फेक्शन हो या ना हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, सीरस के कंडीशन में भी वो फ्लूट फॉर्मेशन करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में अगर आपका इनर एयर डैमेज है तो आपका पस और फ्लूट दोनों फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका बल्जी।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट मीन्स क्या बोल रहा है, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे पस फॉर्मेशन हुआ है या फ्लूट फॉर्मेशन हुआ है, दोनों के कंडीशन में ये जो ईयर ड्रम है यहाँ पे एक उभार जैसा पाया जाता है, यहाँ पे उभार जैसा दिखता है, तो उससे हमको ना थोड़ा सा बल्जिंग टाइप की फील होती है। कभी कभी हमारे कान में पानी घुस जाता है, उसकी वजह से भी हमको बहुत ज्यादा भारी या बल्जिंग टाइप की फील होती है, वो होता है आपका बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, देन आता है आपका परफोरेशन। परफोरेशन क्या होता है, अगर आपका बल्जिंग हो गया है यहाँ पे, तो बल्जिंग हो गया है तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, परफोरेट हो सकता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसकी वजह से वहां से पानी भी निकलते हैं, फ्लूइड भी निकलते हैं वहां से, तो वो भी आपका साइनम सिम्टम्स में आता है ओटाइटिस मीडिया की। ओके, नेक्स्ट वन होता है आपका मोस्टॉइड स्वेलिंग। मोस्टॉइड स्वेलिंग क्या होता है, इसमें आपका जो मोस्टॉइड है, मोस्टॉइड प्रोसेस है, वहां पे स्वेलिंग भी हो जाती है, मतलब किसी इन्फेक्शन या एबनॉर्मलिटीज की वजह से या इंफ्लामेशन की वजह से आपके मोस्टॉइड में स्वेलिंग भी हो जाती है। टिनिटस, नेक्स्ट वन है आपका टिनिटस। इसमें क्या होता है, रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, मतलब किसी बजने की आवाज, जैसे पानी घुस जाता है तो हमें जो बजने की आवाज सुनाई देती है उस टाइप की रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। देन आता है ऑटोफोनी। ऑटोफोनी इसमें हमारा होता है रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। ओके, ऑटोफोनी इसमें क्या होता है, ऑटोफोनी ये जो सिम्टम्स होता है ये किसमें आता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया के कंडीशन में आता है। रिवर्बरेशन मतलब अपनी ही साउंड हमें बार बार सुनाई देती है, ये किस कंडीशन में आता है, आपके सीरस ओटाइटिस मीडिया के कंडीशन में आता है। ओके, कार्ट व्हील अपीयरेंस। कार्ट व्हील अपीयरेंस ये किस कंडीशन में होता है, कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसमें, कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के जो बीच, सॉरी एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में यहाँ पे ईयर ड्रम पाया जाता है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे ईयर ड्रम में किसी फ्लूइड कलेक्शन की वजह से या पस फॉर्मेशन की वजह से एक उभार जैसा पाया जाता है, ये जो उभार जैसा होता है इसे हम लोग ना ऑटोस्कोपी के थ्रू भी विजुअलाइज्ड होता है, ऑटोस्कोपी के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये ना, ये जो उभार होता है ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में होता है, मतलब बैला गाड़ी के पहिए के समान होता है। ओके, तो ये इसलिए हम लोग कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब यहाँ पे ईयर ड्रम में यहाँ पे उभार आ जाता है तो ऑटोस्कोपी के थ्रू जब हम लोग इसे देखते हैं तो ये कार्ट व्हील की तरह, मतलब बैलगाड़ी के स्ट्रक्चर की तरह ये हमें दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, देन आता है नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन जो है वो आपका क्या है, कोलेलेस्टोक्टोमा। ओके, इसमें क्या होता है आपका कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा में हमारा क्या होता है यहाँ पे, कोलेस्टेटोमा इसमें आपका क्या होता है, जो आपका ईयर ड्रम होता है, मतलब यहाँ ईयर ड्रम में दो लेयर पाए जाते हैं, एक्सटर्नल लेयर होता है और इनर लेयर होता है। तो जो एक्सटर्नल लेयर होता है यहाँ पे क्या होता है, इन ग्रोथ होने लगता है, यहाँ पे सेल्स का इनग्रोथ होने लगता है कोलेस्टेटोमा में। ओके, कोलेस्टेटोमा में यहाँ पे क्या होगा, आपका ईयर ड्रम का एक्सटर्नल लेयर में इनग्रोथ होने लगता है, और जैसे ये इनग्रोथ होता है मतलब ये जो मिडिल लेयर है ये सीरियस कंडीशन में चला जाता है, और इसके बाद हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर कोलेलेस्टोक्टोमा अगर हमें अगर वहां पे सिम्टम्स आ गया है तो। ओके, नेक्स्ट वन हम इसमें देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसमें हमारा है ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर आपका एक्यूट के कंडीशन में भी हो सकता है, क्रोनिक के कंडीशन में भी हो सकता है, या सीरियस के कंडीशन में भी हो सकता है। ओके, इटियोलॉजिकल फैक्टर आपके तीनों कंडीशन में हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर तीनों कंडीशन में हमारा आ गया है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आ गया है, यूस्टेकियन ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से भी आ गया है, तो वहां पे क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, मिडिल लेयर में। तो ओके, तो आएगा इसमें एंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिडिल लेयर।
ओके। मिडिल ईयर में क्या होगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटर करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने के बाद डिसफंक्शन ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब, इसमें आपका क्या होगा, यूस्टेकियन ट्यूब जो होगा उसमें डिसफंक्शन या ब्लॉकेज हो जाएगा। सीरस के कंडीशन में भी सीरस के कंडीशन में भी हो सकता है ये, और ये एक्यूट के कंडीशन में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिसफंक्शन ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब। ओके, डिसफंक्शन ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब, ये आपका किस में हो सकता है, सीरस के कंडीशन में हो सकता है। और मोर देन इनफ में आपका इसमें ये बोल सकते हैं कि कभी कभी ये एक्यूट और क्रोनिक के कंडीशन में भी हो सकता है, अगर वहां पे आरटीए, हेड इंजरी या किसी किसी अनदर रीजन से वहां पे अगर कॉज किया हुआ है इन्फ्लामेशन, तो उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द मिडिल ईयर। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहां पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर हमारा जनरेट होगा। ओके, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। तो उसके बाद क्या होगा, डैमेज द ऑसिकल एंड ईयर ड्रम, जो हमारा ये जो है ऑसिकल्स में जो ये हमारा ऑसिकल्स है और ये हमारा ईयर ड्रम है, ये दोनों चीज क्या होगा, डैमेज होगा। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से डैमेज द ऑसिकल एंड ईयर ड्रम। ओके, डैमेज द ऑसिकल एंड ईयर ड्रम, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे स्टार्ट द टिश्यू नाइक्रोसिस, टिश्यू नाइक्रोसिस स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल साउंड वेव स्टार्ट, टिश्यू नाइक्रोसिंग, देन आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, देन आएगा जिससे ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा और कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। ओके, तो इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें अगर एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम लोग इसमें कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल किसी भी रीजन से, मतलब एक्यूट रीजन से, क्रोनिक रीजन से, चाहे सीरस रीजन से, किसी भी कॉजेस से, किसी भी रीजन से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मिडिल ईयर में एंटर करेगा। मिडिल ईयर में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो उसके बाद क्या होता है, डिसफंक्शन ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। एक्यूट के कंडीशन में, एक्यूट और क्रोनिक के कंडीशन में क्या होगा, अगर अगर इन्फेक्शन जो है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर से भी एंटर किया हुआ है, तो भी यहाँ पर ईयर ड्रम से यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्टेड है, दैट्स वाई यूस्टेकियन ट्यूब डैमेज और ब्लॉकेज होगा। ओके, तो उससे बाद क्या होगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में क्या होगा, आपका इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो जैसे क्या होगा, डैमेज द ऑसिकल्स और ईयर ड्रम, ठीक है, आपका क्या होगा, जो आपका ये ऑसिकल्स है और ईयर ड्रम है, ये क्या होगा, डैमेज होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टार्ट द टिश्यू नाइक्रोसिस, टिश्यू वहां के डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ के जो टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, मिडिल ईयर के वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई क्या होगा वहां पे, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, मतलब एबनॉर्मल साउंड वेव कंडक्शन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, मतलब क्या होगा, जो आपका एक्सटर्नल रूट से जो साउंड आ रहे हैं वो क्या होंगे यहाँ पे, मतलब ये मिडिल ईयर डैमेज होने की वजह से कॉक्लियर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। दैट्स वाई इसका जो कॉसेस होता है ओटाइटिस मीडिया, तब हमारा ओटाइटिस मीडिया डिजीज जो है वो कॉज होता है, और इसका कॉम्प्लिकेशंस भी आता है इफ दैट रिकवरी स्टेज में नहीं गया है या ट्रीटमेंट स्टेज में नहीं गया है। तो ओके, नेक्स्ट वन हम देखेंगे, डायग्नोसिस फाइंडिंग। डायग्नोसिस फाइंडिंग, इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, इसमें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग ऑटोस्कोपी के थ्रू हम लोग डायरेक्ट एग्जामिन करते हैं कि हमारा एक्सटर्नल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर के पास में जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं, कि किसी कोई एबनॉर्मलिटीज दिख रही है या नहीं, ये हमें ऑटोस्कोपी के थ्रू हमें पता चल जाता है। सेकेंड होता है ऑडियोमेट्री।
ऑडियोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डिटेक्ट द लेवल ऑफ हियरिंग लॉस। इसमें जितना हियरिंग लॉस हो रहा है, लाइक जो सॉफ्ट साउंड वेव है, कि हम लोग मतलब कितने लेवल तक का उसका हियरिंग लॉस हुआ है, मतलब वो क्या बहुत कम साउंड को सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, सॉफ्ट साउंड सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये हम लोग ऑडियोमेट्री टेस्ट में देखते हैं। फिर आता है ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी में हम लोग क्या देखते हैं, डिटेक्ट द परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ईयर ड्रम में कितना परफोरेट हुआ है, मतलब कितना ब्रेकडाउन हुआ है ईयर ड्रम, हम लोग ऑटोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। फिर आता है आपका रीनी एंड वेबर टेस्ट। रीनी एंड वेबर टेस्ट, ओके। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, रीनी एंड वेबर टेस्ट में डिटेक्ट द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस एंड कंडक्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं, कौन से टाइप का हियरिंग लॉस हुआ है, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है कि सेंसरी हियरिंग लॉस है। मतलब जो हियरिंग लॉस का जो रीजन है वो आपका एक्सटर्नल ईयर से हो रहा है हियरिंग लॉस, की आपका इनर ईयर से हो रहा है। ओके, तो सेंसरी न्यूरल में हमारा जो आता है इनर ईयर होता है, तो कौन से टाइप का हियरिंग लॉस हो रहा है ये हम लोग देखते हैं रेनी और वेबर टेस्ट में। फिर आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग क्या चेक करते हैं, सैंपल कलेक्शन टू द डिटेक्ट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉसेस, मतलब वहां पे कौन से टाइप का बैक्टीरिया कॉज किया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज किया है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज किया है, कि कौन सा बैक्टीरिया एंटर किया है मिडिल ईयर में, ये हम लोग इसमें देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। ये आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट में डिटेक्ट द लेवल ऑफ हियरिंग लॉस, कितना उसका हियरिंग लॉस हो, सॉफ्ट साउंड कितने लेवल तक का सॉफ्ट साउंड वो सुन पा रहे हैं, हम लोग वो देखते हैं। ऑटोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट द परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में कैसा कितने लेवल तक का परफोरेशन हुआ है, कितना ब्रेकडाउन हुआ है, वो चेक करते हैं। फिर आता है आपका रेनी एंड वेबर टेस्ट। रेनी और वेबर टेस्ट में किस टाइप का हियरिंग लॉस है, उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि सेंसरी हियरिंग लॉस है, वो चेक करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं वहां का, कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया उसमें इफेक्ट किया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, वो हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट है आपका। मैनेजमेंट में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट, ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग कौन कौन से ड्रग देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं 6 डेज तक, जिसमें आता है टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक दे रहे हैं 6 डेज तक, जिसमें आता है आपका टेट्रासाइक्लिन देते हैं हम लोग, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड क्या बोलते हैं, ऑफ्लॉक्सिन देते हैं। ऑफ्लॉक्सिन देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ना मेडिकल मैनेजमेंट में जो एंटीबायोटिक देते हैं वो 6 to 1 वीक तक का एंटीबायोटिक देते हैं। ये एक्यूट और क्रोनिक के कंडीशन में इफेक्टिव रहता है, बट सीरियस की कंडीशन में कोई विशेष इफेक्टिव नहीं रहता ये वाला मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। देन आता है इसमें एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी देते हैं। इसमें आता है फेनाइलनेफ्रिन देते हैं हम लोग एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग में, और एनएसएआईडी ड्रग देते हैं हम लोग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ओके। ये हम लोग देते हैं एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशन में, मतलब क्या है, इंफ्लामेशन वहां पे कॉज हुआ है, इफ दैट इंफ्लामेशन वहां पे कॉज हुआ है तो हम लोग एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं आपका, मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज। मैरिंजोट्रॉमिकल ड्रेनेज, इसमें एक ट्यूब यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोमेट ट्यूब एंड मैरिंजोटॉमी ट्यूब, मैरिंजोटॉमी ट्यूब
एंड टी ट्यूब बोलते हैं और टिम्पैनोस्टॉमी बोलते हैं। टी ट्यूब एंड टिम्पैनोस्टॉमी। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज में हम लोग कौन सा ट्यूब यूज करते हैं, हम लोग इसे हम लोग ग्रोमेट ट्यूब भी बोलते हैं, मैरिंजोटॉमी ट्यूब भी बोलते हैं, टी ट्यूब भी बोलते हैं, टिम्पैनोस्टॉमी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन से टाइप के ड्रेनेज में, मतलब मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज में कौन सा टाइप का ट्यूब यूज किया जाता है। ओके, मैरिंजोटॉमी ड्रेनेज में क्या होता है, ये है कि जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जब फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ओके तो यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होता है, इसको हम लोग को ड्रेनेज करना रहता है, निकालना रहता है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम लोग परफोरेट करते हैं, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, किसके थ्रू, ट्यूब के थ्रू। फिर वहां पे हम लोग ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोग ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ओके, ट्यूब इंसर्ट करके हम लोग ड्रेनेज करते हैं। जो ट्यूब यूज होता है वो होता है ग्रोमेट ट्यूब, मैरिंजोटॉमी ट्यूब, टी ट्यूब या टिम्पैनोप्लास्टी ट्यूब। ये चारों ट्यूब एक ही है, इनके नाम अलग अलग है। ओके, मतलब इसमें मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज में हम लोग क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग परफोरेट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसके बाद इसमें ट्यूब इंसर्ट करते हैं और इसको हम लोग ड्रेनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, आफ्टर द ड्रेनेज, ड्रेनेज के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई है या फिर कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कोई डैमेज हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसे हम लोग रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। फिर आता है आपका मोस्टॉइडेक्टोटॉमी। मोस्टॉइड एक्टोटॉमी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्टॉइड प्रोसेस है, इफ दैट वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, अगर वो सीवियर कंडीशन में चला गया है, तो हम लोग मोस्टॉइड प्रोसेस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन आता है ऑसिकुलोप्लास्टी। ऑसिकुलोप्लास्टी। ओके, ऑसिकुलोप्लास्टी में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका जो ऑसिकल्स है, मैलियस, इनकस और स्टेपस, ये सारे प्रोसीजर के बाद में इफ दैट अगर यहाँ पे कहीं डैमेज हो जाता है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसे भी हम लोग रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑसिकुलोप्लास्टी। तो ये हमारे सर्जिकल प्रोसीजर है। तो हम लोग ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में कौन कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर यूज करते हैं, वो है हमारा मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज करते हैं, जिसमें हम लोग ग्रोमेट ट्यूब यूज करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आफ्टर दी ड्रेनेज हम लोग इसे रिपेयर करने का काम करते हैं। मोस्टॉइड एक्टोटॉमी करते हैं, मोस्टॉइड अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, सीवियर कंडीशन में चला गया है, तो मोस्टॉइड को हम लोग रिमूव करते हैं। और ऑसिकुलोप्लास्टी मतलब जो हमारे ये ऑसिकल्स में मैलिस, इनकस और स्टेपस है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ओके, इसका जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या क्या बनेगा हमारा, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा आपका एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, और सेकंड वन होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन, अगर सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो वहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। एंड देन एंड बनेगा यहाँ पर डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन रिलेटेड टू द फियर फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। ओके, ऑडिटरी परसेप्शन भी होता है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर से फियर हो जाता है, या फिर डिसीज का कंडीशन को सुन के भी फियर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन नर्सिंग डायग्नोसिस इसका बन सकता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये आता है कि मैरिंजोटॉमिकल ड्रेनेज है, इस टाइप के जो प्रोसीजर में कौन से ट्यूब यूज करते हैं, या फिर इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि ग्रोमेट ट्यूब का आपका इमेज दिखा देंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये कौन सा ट्यूब है, ये भी क्वेश्चन आता है। एंड इसका जो एक और इंपॉर्टेंट है कि सीरस, जो मैंने बताया सीरस ओटाइटिस मीडिया है, सीरस ओटाइटिस मीडिया का सिम्टम्स क्या है, तो उसका सिम्टम्स है आपका रिवर्बरेशन, मतलब क्या होता है, रिंग, अपनी ही साउंड बार बार सुनाई देना, ये जो सिम्टम्स होता है वो सीरस ओटाइटिस मीडिया में होता है। ये एक्यूट और क्रोनिक के मतलब उस कंडीशन में ये सिम्टम्स हमें शो नहीं होता। ओके, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं हमारा जो टोटल ओवरऑल जो है ओटाइटिस मीडिया, इसका हम लोग देखते हैं, हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल लेयर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इट इज नोन एज द ओटाइटिस मीडिया। इसके हम लोग टाइप्स देखे थे, एक्यूट था, क्रोनिक था और सीरस ओटाइटिस मीडिया था। इसके स्टेजेस में हम लोग देखे थे, ओटाइटिस मीडिया के स्टेजेस हम लोग देखे थे, और इसके बाद हम लोग इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे हैं, हम लोग इसका इटियोलॉजी देखे हैं, पैथोफिजियोलॉजी देखे हैं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट। ओके